हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। यानी इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोग क्या किए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए थे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कर लिए हैं जनसंख्या संगठन का। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो प्लीज पहले थ्योरी कंप्लीट करें ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है, जनसंख्या संगठन। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सेकंड वीडियो का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेकंड वीडियो है, उसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो यह है कि महानगर किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, महानगर किसे कहते हैं, संक्षेप में बताइए। देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहते हैं, महानगर कहते हैं। सिंपल सा बात है कि 10 लाख से अधिक जिस नगर में जनसंख्या होगा उसको क्या कहेंगे, महानगर कहेंगे। भारत में महानगरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, यानी भारत में जो है, भारत देश में, हमारे प्यारे देश भारत में महानगर की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, 1901 तक कोलकाता तथा मुंबई ही 2 महानगर थे, परंतु 1951 में उनकी संख्या 5 हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप लोग अभी से नोट बनाते हुए जाइए, यानी क्वेश्चन आंसर का एक तरह से नोट बनाते हुए जाइए। अगर आप थ्योरी का नोट नहीं बनाए हैं तो कम से कम इसका नोट बनाने के लिए नहीं छोड़िए, आप इसका नोट कम से कम बनाइए। ठीक है, 1901 तक यानी 1951 में उनकी संख्या कितना हो गई, 5 हो गई। और 1901 तक कौन कौन थे, सिर्फ कोलकाता और मुंबई ही 2 महानगर थे पूरे देश भारत में। ठीक है, 1991 में 23 महानगर थे। इनके नाम ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, सूरत, जयपुर, कोचीन, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इंदौर, पटना। उसके बाद क्या है, मदुरई, भोपाल, विशाखापट्टनम, वाराणसी तथा लुधियाना है। ठीक है, ये मतलब कि महानगर के नाम है, इनके नाम थे क्या, यानी 1991 में 23 महानगर थे। ये 23 महानगर के आपको नाम बता दिए गए। ठीक है, और इन महानगरों में कुल नगरीय जनसंख्या का 65% भाग रहता है। यानी नगरीय जनसंख्या हमारे प्यारे देश भारत में क्या है, 2 तरह की जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। लेकिन इन महानगरों में यानी 23 महानगरों में देश के कुल नगरीय जनसंख्या यानी जो नगर में निवास करते हैं जनसंख्या, उसका 65 भाग रहता है। इन्हीं 23 महानगरों में उनका 65 भाग रहता है, 65% भाग उसका रहता है। ठीक है, महानगर में। ये पहला क्वेश्चन था, महानगर किसे कहते हैं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1901 में 2 ही महानगर थे, कोलकाता और मुंबई, और 1951 में उसकी संख्या बढ़कर 5 हो गई। 1991 में 23 महानगर थे, उनके नाम इस प्रकार हैं। और इन महानगरों में देश की जो कुल नगरीय जनसंख्या है कितना परसेंट निवास करती है, 65% निवास करती है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारत की जनसंख्या की निम्नलिखित विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यानी निम्न विशेषता क्या क्या है, ग्रामीण नगरीय अनुपात, दूसरा है आपका लिंग अनुपात, तीसरा है आपका आयु संरचना। ये मतलब कह रहा है कि भारत की जनसंख्या की निम्नलिखित विशेषता, ये तीनों क्या है, विशेषता है। ग्रामीण नगरीय अनुपात ये भी एक विशेषता है भारत की जनसंख्या की, लिंगानुपात ये भी एक खूब विशेषता है भारत की जनसंख्या की, आयु संरचना भी क्या है, एक विशेषता। लेकिन आपको कह रहा है कि इस विशेषता पर जो संक्षिप्त रूप में आप चर्चा कीजिए, क्या है इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला है आपका ग्रामीण नगरीय अनुपात। यानी ग्रामीण नगरीय अनुपात जो है, देखिए ग्रामीण नगरीय अनुपात भारत की कुल जनसंख्या 5,70,000, यह लाख नहीं होगा 70 होगा। ठीक है, 5,70,000 गांव तथा 4,615 शहरों में बसती है। यानी भारत की जो टोटल जनसंख्या है, भारत की कुल जो जनसंख्या है वो कितने गांव, 5,70,000 गांव। ठीक है, 5,70,000 गांव। ठीक है, ये लाख नहीं होगा, 5,70,000 गांव, और शहर कितने, 4,615 शहरों में बसती है। यानी टोटल गांव इतना है और टोटल शहर इतना है, और यही मिला करके पूरा मतलब जनसंख्या निवास करती है भारत की। भारत को सामान्यतः गांव का देश समझा जाता है। ठीक है, भारत को कौन सा देश समझा जाता है, जनरली गांव का देश समझा जाता है। भारत की कुल जनसंख्या का आधा भाग केवल 5 राज्यों में रहता है। ये राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिएंगे। भारत के कितने मतलब भारत की कुल जनसंख्या का आधा भाग कितने राज्यों में ये करता है, निवास करता है। आपको दे देगा ऑप्शन 1 2 दे देगा, 3 दे देगा, 10 दे देगा, 12 दे देगा, 5 दे देगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगर आपको नाम पूछ लिए कि भारत की कुल जनसंख्या का आधा भाग कितने राज्यों में निवास करती है, उन राज्यों के नाम लिखे, तो फिर आपको वहां एक तरह से लिखना पड़ेगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश स्टेट जो है उसका नाम लिखना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग एक तरह से इग्नोर नहीं कीजिए, नोट बनाते हुए चलिए। दूसरा क्वेश्चन आपका आगे बढ़ते हैं। देखिए तमिलनाडु, ये क्या है कि शेष नगरीय जनसंख्या। अब दूसरा पॉइंट है यह कि शेष नगरीय जनसंख्या बाकी 15 राज्यों एवं 7
संघ शासित राज्यों में निवास करती है। बाकी शेष जो है 15 राज्यों में निवास करती है और 7 संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है, 7 केंद्र शासित प्रदेश किसको कहते हैं, जहाँ डायरेक्ट सेंट्रल सरकार की मतलब चलती है, कानून चलती है, वहाँ मतलब एक तरह से वहाँ की सरकार नहीं होती है, एक तरह से अब होती भी है तो इतना उसको अधिकार नहीं होता, ठीक है, उसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना है, केंद्र शासित राज्य कितना है, 7 है, ठीक है। उसके नाम है दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान, दादर एवं नगर हवेली हो गया, दमन और दीवी हो गया, लक्षद्वीप। कितने हैं टोटल, फिर नाम बोल रहा हूँ, भारत में टोटल कितने संघ शासित या फिर मतलब एक तरह से केंद्र शासित राज्य हैं, 7 हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, उसके बाद लक्षद्वीप। ये क्या है, 7 के साथ भारत की केंद्र शासित प्रदेश है। और बाकी जो है यहाँ क्या करें कि भारत की मतलब जनसंख्या, कुल जनसंख्या का आधा भाग 5 स्टेट में और बाकी कितना बचा, आधा भाग। तो ये आधा भाग किस में बचेगा, बच रहा है 15 राज्य में और केंद्र शासित 7 राज्य में। मतलब इधर कितना हो गया, 7 + 15 कितना हो गया आपका 22, ठीक, कितना हो गया 22 स्टेट में आधा जनसंख्या और उसके अकेले में 5 स्टेट में आधा जनसंख्या निवास करती है भारत की जनसंख्या, ठीक है। आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, ग्रामीण नगरीय अनुपात। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है आपका लिंग अनुपात। इसको क्या कहते हैं, देखिए लिंग अनुपात का अर्थ है किसी क्षेत्र की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। भारत की 1991 की जनसंख्या के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 927 स्त्रियां हैं। भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। भारत में लिंग अनुपात क्या है, प्रतिकूल है। यानी लिंग अनुपात किसको कहते हैं, यानी प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में ये फॉर्मूला अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे देश में ये फॉर्मूला अप्लाई किए जाते हैं कि प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या को क्या मानते हैं, हम लोग लिंग अनुपात मानते हैं। लेकिन भारत में है लिंग अनुपात का मतलब ये होता है भारत में कि प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री की संख्या कितनी है, उसी को क्या कहेंगे, लिंग अनुपात कहेंगे। या फिर सिंपल भाषा ये है कि स्त्री और पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा, ये लास्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपका ये आयु संरचना। देखिए आयु तथा लिंग पिरामिड लोगों की आयु एवं लिंग के अनुसार जनसंख्या की संरचना दिखता है। यानी आयु संरचना जो है, आयु संरचना लिंग पिरामिड लोगों की आयु एवं लिंग के अनुसार जनसंख्या की संरचना देखता है। यह जनसंख्या की वृद्धि दर तथा कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या का भी संकेत देता है। कार्यशील जनसंख्या किसको कहते हैं, जो कार्य करते हैं, जो अपना कामकाज करते हैं। जैसे कि 15 से एक तरह से बाल वर्ग से आगे बढ़ेगा तो प्रौढ़ वर्ग आएगा। प्रौढ़ वर्ग जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काम करते हैं, अपने काम करके अपना जीवन यापन गुजर बसर करते हैं। आश्रित जनसंख्या उसको कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर करता है, जैसे कि बच्चे लोग हो गया, वृद्ध लोग हो गया, वो अपने से कमा करके, वो एक तरह से अपना काम करके, अपने हाथ से खुद से काम करके नहीं खा सकते हैं, इसलिए मतलब वो एक तरह से दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आश्रित का मतलब ही होता है दूसरे पर निर्भर रहना, उसी को क्या कहेंगे, आश्रित जनसंख्या कहेंगे। आयु संरचना को पिरामिड द्वारा दिखाया जाता है। ये 3 पॉइंट है, आयु संरचना, लिंग अनुपात, उसके बाद क्या थे, ग्रामीण नगरीय अनुपात। ये कह रहा था कि भारत की जनसंख्या जो है, ये भारत की जनसंख्या का 3 विशेषता है, 3 विशेषता पर हम चर्चा कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया, तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आयु पिरामिड से आपका क्या तात्पर्य है, संक्षेप में वर्णन करें। यानी आयु पिरामिड से आप क्या समझते हैं, आयु पिरामिड क्या है, उसके बारे में आप लिखे। देखिए आयु पिरामिड आयु संरचना का अधिक विस्तृत चित्र प्रदान करता है, चित्रण प्रस्तुत करता है। उसके बाद प्रत्येक आयु वर्ग की जनसंख्या को क्षैतिज दंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दंड की लंबाई उस वर्ग में स्त्रियों तथा पुरुषों को दिखाने वाले दंडों को केंद्रीय अक्ष के बाईं ओर तथा महिलाओं के दंडों को दाएं और ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित किया जाता है। अक्ष को एक वर्ष या बहुवर्ष, अक्ष को एक वर्ष मान लिया है, फिर बहुवर्ष का मतलब होता है 1 से अधिक वर्ष का अंतराल में विभक्त कर देता है, बांट देता है। पिरामिड के 3 अलग अलग आकृतियों का संबंध जनसंख्या की निम्न 3 भिन्न भिन्न स्थिति से है। देखिए 3, यानी पिरामिड का जो ये होता है एक तरह से रेंज होता है, वो 3 ही मतलब एक तरह से 3 ही माप को दिखाता है। अब वो 3 माप में क्या क्या होता है, देखिए 3 माप आपका है। पहला जो है आपका पिरामिड के ऊपर की ओर पतला स्वरूप लंबे समय तक परिवर्तन रहित अपरिवर्तित आधार जन्म तथा मृत्यु दरों को दर्शाता है। यानी पिरामिड के ऊपर की ओर पतला स्वरूप, ऊपर की ओर पतला स्वरूप और लंबे समय तक परिवर्तन रहित यानी परिवर्तन के बिना अपरिवर्तित आधार जन्म तथा मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। अब सेकंड जो आपका है पिरामिड का चौड़ा आधार तथा पतला शीर्ष बढ़ते जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि अगर पिरामिड का आधार चौड़ा है तो क्या होगा, जन्म दर क्या होगा, बढ़ेगा और उच्च मृत्यु दर होगा। यानी एक तरह से क्या होगा, जब पिरामिड का आधार चौड़ा होता है तथा पतला शीर्ष होता है तो यह क्या इंडिकेट करता है, बढ़ते जन्म दर को और उच्च मृत्यु दर को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। अब आपका थर्ड पॉइंट है पिरामिड का पतला आधार
पिरामिड का पतला आधार, यहाँ क्या था चौड़ा आधार, यहाँ पतला आधार और पतला शीर्ष, इसमें भी पतला शीर्ष है, इसमें भी पतला शीर्ष है। पिरामिड का पतला आधार तथा पतला शीर्ष घटते हुए जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। यानी पतला आधार भी होगा, पतला शीर्ष भी होगा, तो दोनों का रेट एक तरह से नीचे की ओर जाएगा, जन्म दर भी क्या होगा घटेगा और निम्न क्या होगा मृत्यु दर होगा। ये क्या थे 3 रेंज थे किसका, आयु पिरामिड का। आयु पिरामिड से आप क्या समझते हैं, आपको एक तरह से एग्जाम में पूछ लिया तो आप इस तरह से उसका ड्राइव करके उसका आंसर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे ये सारे क्वेश्चन तो कम से कम 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ की बाल प्रौढ़ तथा वृद्ध आयु विभिन्नताओं के आधार पर कितने प्रकार के आयु संरचना पहचानी गई है। यानी बाल प्रौढ़ वृद्ध आयु विभिन्नताओं के आधार पर कितने प्रकार की आयु संरचना पहचानी गई है। ऐसी विभिन्नता के आधार पर 3 प्रकार की आयु संरचना पहचानी गई है। देखिए, पहली पश्चिमी यूरोप में यूरोपीय प्रकार, यानी पश्चिमी यूरोप में कैसे पाया जाता है। देखिए, इसमें बाल आयु वर्ग वृद्ध आयु वर्ग जनसंख्या में क्रमशः 30% और 15% होते हैं। यानी यूरोप में जो है, पश्चिमी यूरोप में बाल आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है 30%, परसेंट कितना है 3%, और वृद्ध आयु वर्ग जो जनसंख्या है, वृद्ध आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उनका प्रतिशत कितना है 15% है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में। ठीक है, अब यह है कि संयुक्त राज्य में किस प्रकार है, इस प्रकार की जनसंख्या में बाल तथा वृद्धों का अनुपात क्रमशः 35 से 45% तथा उसके बाद 10% होता है। ठीक, यानी संयुक्त राज्य जो है, संयुक्त राज्य में किस प्रकार है, बाल जनसंख्या का यानी बाल वर्ग का जो जनसंख्या है उसका कितना परसेंट है 35 से 45%, और जो है वृद्धों का जो अनुपात है वो कितना है 10% है। अब तृतीय विश्व इस प्रकार तृतीय विश्व जो है इस प्रकार की जनसंख्या में बाल आयु वर्ग या बच्चे 45 से 55% तथा वृद्ध 4 से 8% है। यानी तृतीय विश्व में, यानी 3 प्रकार का रेंज आता है, किसमें 3 प्रकार का रेंज पहचानी गई। बाल प्रौढ़ तथा वृद्ध आयु विभिन्नताओं के आधार पर कितने प्रकार की आयु संरचना पहचानी जाती है, तो इस तरह से आयु संरचना पहचानी जाती है। यानी इस तरह से उसका प्रतिशत कितना है किसी भी देश में, किसी भी विशेष क्षेत्र में। पश्चिमी यूरोप में क्या है कि बाल आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है 30% और वृद्ध आयु वर्ग का प्रतिशत कितना 15%। संयुक्त राज्य प्रकार में, संयुक्त राज्य में कितना है, बाल आयु वर्ग का जो परसेंट है वह 35 से 45% है, लेकिन वह वृद्धों का अनुपात कितना है 10%। तृतीय विश्व इस प्रकार है कि जनसंख्या में बाल आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है 45 से 55%, लेकिन वृद्ध आयु वर्ग जो है वो 4 से 8% है। ठीक है, इस तरह से 5वां क्वेश्चन कवर हुआ। आगे बढ़ते 6ठा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनसंख्या के पुनर्वितरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। देखिए, बड़े बड़े नगरों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, बड़े बड़े जो नगर है, पहले तो कोलकाता और मुंबई ही थे हमारे ही देश में। 23 मतलब उस टाइम 1991 में कितने टोटल 1991 में 23 महानगर का मतलब एक तरह से उद्भव हुआ, और 1900 एक तरह से जो सबसे पहले थे वो कोलकाता और मुंबई ही थे। लेकिन बड़े बड़े नगरों की संख्या में वृद्धि हुई। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या नगरों में रहती है। विश्व की जो आधी जनसंख्या है वो लगभग कहाँ रहती है, नगरों में रहती है। 1960 से 2000 के बीच नगरों की जनसंख्या में 80 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो 3 गुना से अधिक है। इसी अवधि में विश्व की जनसंख्या में मात्र 2 गुना वृद्धि आंकी गई है। अनुमान है कि सन 2030 ईस्वी में नगरों की निवास करने वाले लोगों की संख्या 8 अरब हो जाएगी, जिसमें 80% जनसंख्या विकासशील देशों में ही निवास करेगी। इस बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या से अनेक अभूतपूर्व समस्या, यानी अभूतपूर्व ने एक तरह से बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, और सारे विश्व में इन समस्याओं को समाधान करने में कुछ ही देश समर्थ होंगे। ठीक है, यानी इस समस्या का सामना करने के लिए कुछ ही देश मतलब कैपेबल होगी, उसका सामना कर सकते हैं। देखिए, जनसंख्या के पुनर्वितरण के बारे में क्या कहा गया है कि बड़े बड़े नगरों का वृद्धि हुआ, बड़े बड़े नगरों की संख्या में वृद्धि हुई। लगभग विश्व का कितना प्रतिशत, लगभग विश्व का जो लगभग आधा जो जनसंख्या है, यानी 50% जो जनसंख्या है वो किस में निवास करती है, नगरों में निवास करती है। 1960 से 2000 के बीच नगरों की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुई, 80 करोड़ वृद्धि हुई। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ देगा कि 1960 से 2000 के बीच नगरों की संख्या में जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़। आपको करेक्ट आंसर क्या देना है, 80 करोड़ वृद्धि हुई, जो 3 गुना से अधिक है। इसी अवधि में विश्व की जनसंख्या में मात्र 2 गुनी वृद्धि आंकी गई है। अनुमान की है कि 2023 ईस्वी तक, यानी 2023 ईस्वी तक नगरों में निवास करने वाले लोगों की जो जनसंख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 8 अरब हो जाएगी। अनुमान है, एक तरह से लोग अनुमान लगाते हैं, जो
एक तरह से जो इसका यानी नगरीय जनसंख्या का जो अध्ययन करते हैं वो लोग अनुमान लगाते हैं कि 2030 ईस्वी तक नगरों की जनसंख्या कितना हो जाएगी, 8 अरब हो जाएगी, जिसमें 80% जनसंख्या विकासशील देशों में ही निवास करेगी। ठीक है, यानी विकासशील देशों में ही इसको मतलब रहन सहन करेगा नगर में जाकर के। ठीक है, यह छठा क्वेश्चन था कि जनसंख्या के पुनर्वितरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। ये छठा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लिंग अनुपात का किसी देश के प्रौद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में बताइए। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात किसको कहते हैं? प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या या फिर प्रति 1000 स्त्री पर पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, या फिर इस पुस्तक यानी या फिर स्त्री और पुरुष की मतलब जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। उसी को पूछा जा रहा है कि लिंग अनुपात का किसी देश के प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, संक्षेप में आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखिए देश के आंतरिक प्रवास में लिंग चयन की तीव्रता उस देश की प्रौद्योगिक एवं आर्थिक विकास से सीधी जुड़ी होती है। विकासशील देशों में विशेषतः एशिया, अफ्रीका में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय केंद्रों की ओर पुरुषों के प्रवास की ही प्रधानता पाई जाती है, यानी पुरुषों के प्रवास की ही प्रधानता पाई जाती है। यानी अफ्रीका, एशिया जो हो गया ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय केंद्रों की और जो ज्यादा मतलब लोग जो जाते हैं वह पुरुष ज्यादा जाते हैं, अब जो स्त्री होते हैं वो कम जाते हैं, वो ग्रामीण में ही रहते हैं। ठीक है, भारतीय नगरों में प्रत्याशित रूप से पुरुषों के प्रवास उच्च अनुपात दृष्टिगत होता है। ठीक है, अब यह है कि कोलकाता में प्रति 1000 पुरुषों पर 570 स्त्रियों की संख्या का होना इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसके बाद खनन तथा भारी उद्योगों के केंद्रों तथा सैन्य में प्रवास को छोड़कर यहाँ स्त्रियां भी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास करती है। ठीक है, ये क्या था कि ये छठा क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। सातवां क्वेश्चन की लिंग अनुपात किसी भी देश के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में या फिर आर्थिक विकास पर क्या मतलब प्रभाव डालता है, क्या असर डालता है। मतलब लिंग अनुपात जो है, अगर लिंग अनुपात एक तरह से सेम होंगे, एक तरह से दोनों का मतलब बैलेंस सही होगा तो आर्थिक विकास भी सही होगा और प्रौद्योगिक विकास भी सही होगा। ये किसी भी देश का आंतरिक प्रवास लिंग चयन की तीव्रता उस देश के प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास से सीधा जुड़ा हुआ रहता है, यानी डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, विकासशील देश किसको कहते हैं? जो विकास कर रहा है। विकासशील देशों में विशेषतः खासकर क्या एशिया, अफ्रीका में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय केंद्रों की ओर पुरुष का प्रवास की प्रधानता पाई जाती है। यानी एशिया और अफ्रीका में ज्यादातर लोग मतलब जो होते हैं पुरुष होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी और यानी नगरीय की और ज्यादा मतलब प्रवास करते हैं, ज्यादा मतलब अपना रोजगार की तलाश के लिए, आर्थिक क्रिया को संचालन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये सातवां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ग्रामीण नगरीय संगठन पर चर्चा कीजिए। यानी ग्रामीण नगरीय संगठन यानी जनसंख्या का एक तरह से बंटवारा करके उसका एक तरह से ये करना, अध्ययन करना, ग्रामीण वर्ग में और नगरीय वर्ग में जनसंख्या का बंटवारा करके उसका अध्ययन करना क्या कहेगा? ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। ग्रामीण नगरीय संगठन किसको कहते हैं? जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय के वर्ग में बंटवारा करके उसका अध्ययन करना ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन कहते हैं। यहाँ करा कि ग्रामीण नगरीय संगठन पर चर्चा कीजिए। जनसंख्या को ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में विभाजित करना लोगों के आवास की विशेषता होती है। यह विभाजन इसलिए आवश्यक होता है कि क्योंकि दोनों ही जीवन यापन के तरीके तथा सामाजिक पर्यावरण की दृष्टि से एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रामीण जनसंख्या हो या फिर नगरीय जनसंख्या हो। व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व एवं सामाजिक व आर्थिक विकास के स्तरों में दोनों वर्गों में विशेषता अंतर होता है। चाहे दोनों में खूब अंतर होता है, ग्रामीण वर्ग और नगरीय वर्ग में खूब अंतर होता है। यह करा कि गांव में निवास करने वाली तथा कृषि करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण वर्ग में रखा गया है। इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या में गैर कृषि कार्य करने वाली होती है। गैर कृषि यानी जो नगरीय जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य को छोड़कर कोई प्रौद्योगिकी में जाते हैं, कोई फैक्ट्री में जाते हैं, कोई ऑफिस में कार्य करते हैं। प्राकृतिक वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में प्रवास करने वाली जनसंख्या के कारण नगरीय जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी प्राकृतिक वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों में प्रवास करने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में प्रवास करने वाली जनसंख्या के कारण नगरीय जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र छोड़ करके लोग नगर की ओर जाते हैं अपना रोजगार के लिए, इससे क्या होता है कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। ये था आपका ग्रामीण नगरीय संगठन पर चर्चा कीजिए, तो आपको इस प्रकार उसका चर्चा करना है। ठीक है, यह आठवां क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको करा है कि विकास के स्तर पर यानी विकास के स्तर पर अतिरिक्त लोगों की 3 आकांक्षाएं क्या है? यानी 3 आकांक्षा जो है, 3 मूलभूत आवश्यकता क्या है? देखिए 3 आकांक्षा है। प्रथम, लंबा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करना। द्वितीय, साक्षर एवं ज्ञानवान बनना, ये बनवाना होगा या बनना होगा, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, ज्ञानवान बनना। और तृतीय, उत्तम जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों की जरूरत या प्राप्ति। ये तीनों
तीन अलग अलग सूचकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जीवन काल, देखिए जीवन काल हो गया, शैक्षणिक उपलब्धता हो गया और जीवन स्तर हो गया। ये तीनों के तीनों क्या है, किसी भी विकास के स्तर पर अतिरिक्त लोगों की तीन आकांक्षाएं, ठीक है। ये तीनों के तीन आकांक्षाएं कौन है, जीवन काल और शैक्षणिक उपलब्धता और जीवन स्तर। देखिए जीवन काल, इसकी माप जन्म पर जीवन प्रत्याशा से की जाती है। शैक्षणिक उपलब्धता, इसे क्या कहते हैं, इसे प्रौढ़ साक्षरता 2/3 भार यानी और प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक स्तर की शिक्षा का सम्मिलित सकलन नामांकन अनुपात दोनों को जोड़कर मापा जाता है। तथा जीवन स्तर, इसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के रूप में आय द्वारा मापा जाता है, यानी जीडीपी के द्वारा मापा जाता है जीवन स्तर को। ये तीनों के तीन क्या है, किसी भी मतलब व्यक्ति का मतलब आर्थिक इकाई का मतलब एक तरह से विकास के स्तर पर अतिरिक्त लोगों की मतलब क्या है, आकांक्षाएं। तीन आकांक्षाएं पढ़ लिया आप, जीवन काल, शैक्षणिक उपलब्धता, उसके बाद जीवन स्तर। 9वां क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कर रहा है कि जनसंख्या और विकास का एक दूसरे से क्या संबंध है, यानी जनसंख्या और विकास एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है, एक दूसरे से कैसा संबंध रखते हैं, आपको वर्णन करना है। उसका वर्णन करने के लिए आपको बोल रहा है। देखिए मनुष्य विकास की प्रक्रिया का केंद्र तथा सभी विकास रणनीतियों का एक अभिन्न अंग है। जनसंख्या के बड़े आकार को अनेक लोग विकास में ऋणात्मक के रूप में देखते हैं, यानी बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो एक तरह से विकास में ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो आपका जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो इससे मतलब क्या होता है कि एक तरह से उनको अगर एक तरह से शैक्षणिक सुविधा देंगे, उसका एक तरह से विकास करेंगे जनसंख्या का, तो वह एक तरह से संसाधन के रूप में कार्य करेगा और आर्थिक क्रिया की मतलब एक तरह से गति उसका बढ़ेगा, यानी आर्थिक विकास बढ़ेगा क्षेत्र का, ठीक है। जनसंख्या के बड़े आकार अनेक लोग विकास के ऋणात्मक कार्य के रूप में देखते हैं। जनसंख्या पर बहुत कुछ निर्भर करता है, यानी जनसंख्या पर जो होता है बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि जनसंख्या तेजी से लगातार बढ़ रही है और उसके अनुरूप खाद्य उत्पादन में वृद्धि ना हो, यानी जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन खाद्य उत्पादन जो है वो नहीं बढ़ रहा है, तो मानव जाति पर इसका क्या असर होगा। ऐसी स्थिति आने पर माल्थस जो एक अर्थशास्त्री थे ने मानव जाति के लिए एक डरावने भविष्य की कल्पना की थी, यानी एक डरावना यानी डर सा भविष्य आने वाला है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है और खाद्यान्न मतलब में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है और खाद्य पदार्थों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, खाद्य पदार्थ नहीं बढ़ रही है, तो ये एक तरह से माल्थस के अनुसार ये माल्थस जी कह रहे थे कि ये एक तरह से डरावना भविष्य है मानव जाति के लिए, ठीक है। उसी समय से जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण संबंध बन गए, यानी खाद्य आपूर्ति का एक तरह से खाद्य पदार्थ का उत्पादन में बढ़ोतरी करने लगे। साइंटिस्ट एक तरह से दिमाग लगाने लगे कि अब जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है तो खाद्य पदार्थ का उत्पादन भी हम लोग को तेजी से करना होगा, बहुत ज्यादा उत्पादन करना होगा। उसी टाइम से क्या है कि जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति में बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण संबंध बन गया। और खाद्य उत्पादन के बढ़ाने के लिए खाद्य उत्पादन ये क्या करा कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि के अति उपयोग या दुरुपयोग के पर्यावरण पर क्या कहता है कि भयंकर परिणाम पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? भयंकर परिणाम पड़ते हैं। और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, यानी खाद्य सुरक्षा जो होगा क्या है, डायरेक्टली प्रभावित नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। सामाजिक संरचना, प्राकृतिक प्रौद्योगिकी उन्नति की अवस्था, वितरण प्रणाली और सार्वजनिक सरकारी नीतियां आदि उस प्रणाली के अंग है जो मनुष्यों तथा संसाधनों की बीच संतुलन को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या किसी क्षेत्र के भौतिक संसाधनों पर ही निर्भर नहीं होती है, अपितु ये सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिक और राजनीतिक दशाओं पर भी निर्भर करती है। यानी जनसंख्या किसी भी देश में किसी भौतिक क्षेत्र पर, भौतिक संसाधन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिक, राजनीतिक दशाओं पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार जनसंख्या और जीवन निर्वाह के साधनों के बीच संतुलन संबंधी निर्धारित ये क्या है कि निर्धारण में से सभी कारक उस प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक का निर्माण करते हैं। ये क्या थे? एक तरह से जनसंख्या और खाद्य पदार्थ में कैसा संबंध है, यानी जनसंख्या और विकास एक दूसरे से कैसा मतलब संबंध में है, यह आपका चर्चा किया गया, ठीक है, वर्णन किया गया। और ये अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो टोटल कितने 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और 5 नंबर के क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे तो एक तरह से बहुत ज्यादा शब्द में आपको उत्तर देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कवर हो गया, 10वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको करा कि प्राकृतिक लाभ बनाम, यानी वर्सेस समझते हैं, प्राकृतिक लाभ वर्सेस सामाजिक हानि। देखिए स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है, क्योंकि वो पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती है और
फिर भी ये लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वो अनुभव करती है समाप्त हो जाता है। यानी उनके यानी स्त्री जो है वो जो लाभ मतलब अनुभव करती है, एक तरह से उनको लगता है कि ये लाभ ये फायदा हमको पहुंचने वाला है, लेकिन वो सामाजिक हानि के कारण भेदभाव के कारण मतलब एक तरह से वो भी क्या होता है समाप्त हो जाता है। ये क्या था प्राकृतिक लाभ वर्सेस मतलब प्राकृतिक लाभ बना सामाजिक हानि। अब 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि परिशिष्ट से निम्नलिखित मालूम कीजिए, यानी परिशिष्ट यानी यूरोप के कितने देश जो है प्रत्येक वर्ग में है, ये आपको मालूम करने के लिए बोल रहा है। देखिए यूरोप के कितने देश प्रत्येक वर्ग में है। यूरोप के अधिकांश देश उच्च मानव विकास के वर्ग में आते हैं। अधिकांश देश, बहुत सारे देश, यानी बहुत सारे देश किस विकास श्रेणी में आते हैं, उच्च मानव विकास वर्ग में आते हैं। मानव मध्य यानी मध्यम मानव वर्ग में क्रोएशिया, लिथुआनिया, बुल्गारिया, रोमानिया आदि देश हैं। यानी मध्य यूरोप के जो है मध्यम मानव वर्ग विकास में, मध्यम मानव विकास वर्ग में क्रोएशिया, लिथुआनिया, बुल्गारिया, रोमानिया आदि देश हैं। निम्न मानव विकास वर्ग यूरोप का कोई भी देश नहीं है। यानी निम्न मानव विकास वर्ग में यूरोप का कोई देश नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ किसमें है, मतलब मध्यम एक तरह से उच्च मानव विकास वर्ग में है और मध्यम मानव विकास वर्ग में है। और मध्यम में कौन कौन है, क्रोएशिया, लिथुआनिया, बुल्गारिया, रोमानिया। ठीक है। अब बी क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एशिया के कौन से देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो कोरिया का लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, हांगकांग, चीन, जापान, सिंगापुर, इजराइल, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद एशिया के उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। उच्च मानव विकास की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, गणराज्य यानी कोरिया का लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, हांगकांग, चीन, जापान, सिंगापुर, इजराइल, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, एशिया उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि आपको अफ्रीका के कितने देश निम्न मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। तो यह है वो हो गया अंगोला, बेनिन, उसके बाद है बुर्किना फासो, उसके बाद बुरुंडी, उसके बाद मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, उसके बाद 4 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कोटे डी आइवर, एरिट्रिया, उसके बाद इथियोपिया, उसके बाद गिनी, मलावी, रवांडा, माली, उसके बाद क्या है मोजाम्बिक, सिएरा लियोन में सभी देश किस में आते हैं, निम्न श्रेणी में आते हैं। यानी अफ्रीका के कितने देश निम्न मानव विकास की श्रेणी में आते हैं, वर्ग में आते हैं। तो ये सारे देश किस में आते हैं, निम्न मानव विकास यानी निम्न मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ऊपर की जानकारी से क्या प्रतिरूप होता है, यानी ऊपर जो जानकारी मिली उससे आप क्या प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त जानकारी से यह मालूम हुआ कि यूरोप के अधिकांश देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं, उच्च मानव विकास वर्ग में आते हैं। ठीक है। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, लगभग हम लोग 12 क्वेश्चन कवर किए। कितने, 12 क्वेश्चन कवर किए। लगभग ये सारे के सारे अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। और यही क्वेश्चन से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो यही क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन से आपको एक तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंस हैं, कोशिश कीजिए कि आपसे सारा नोट बन जाए। ठीक है। यहाँ टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, सब सारे के सारे क्वेश्चन का जो आंसर दिए लगभग 50 से 100 शब्दों, यानी 50 कम से कम 50 से 100 शब्दों के बीच से देना है।